नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने रीतिकालीन कवि सेनापति के ऋतु वर्णन अंश के अंतर्गत बसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। प्रस्तुत कवित्व में सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु से त्रस्त जनजीवन और ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन किया है। सभी जीव ग्रीष्म में ठंडे पानी और अमृत रस की तलाश में रहते हैं। प्रस्तुत पद देखिए। जेठ नजी काने सुदरत खस काने तल ताक तह खाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मती विविध जल जत्रन की ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब राजभोग काज साज यो संहारियत है। इन पंक्तियों में ग्रीष्म ऋतु की भीषणता और उससे बचने के उपायों का वर्णन करते हुए कवि सेनापति लिखते हैं कि जैसे ही ज्येष्ठ का महीना नज़दीक आने लगता है, वैसे ही ग्रीष्म का दारुण प्रभाव सब तरफ व्याप्त हो जाता है। जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल ताक तह खाने के सुधारी झारियत है। संपूर्ण जगत भीषण गर्मी से त्राही त्राही हो उठता है। गर्मी से मुक्ति पाने के लिए लोग अपने घरों, तलघरों, ताक अर्थात तहखानों की सार संभाल और उन्हें सुधारने का कार्य शुरू कर देते हैं। उनकी साफ सफाई प्रारंभ कर देते हैं। सेनापति कहते हैं इन पंक्तियों में कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, लोग इस ग्रीष्म के प्रभाव को कम करने के लिए अपने अपने घरों की, तलघरों की, तहखानों की साफ सफाई में जुट जाते हैं। होती है मरम्मती विविध जल जत्रन की, और जल के विविध यंत्रों की मरम्मत शुरू हो जाती है। ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है। जनजीवन सामान्य जन अपने घरों की ऊंची छतों, ऊंची ऊंची इमारतों पर ठंडा जल पहुंचाने के लिए विविध जल यंत्रों की मरम्मत शुरू कर देता है। जल यंत्र जो कि ऊंची इमारतों और छत तक पानी पहुंचाने के काम में आते हैं, उनकी मरम्मत की जाने लगती है। सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी सार तार हार मोल ले ले धारियत है। कवि सेनापति कहते हैं इतना ही नहीं, संसार में सभी लोग गर्मी से बचने के लिए अतर अर्थात इत्र, गुलाब, अरगजा। अरगजा बच्चों विशेष प्रकार का फूल होता है जो अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है। लोग इत्र, गुलाब, अरगजा के फूलों के हार बनाकर
खरीदकर अपने अपने घरों में रखने लगते हैं। अर्थात लोग गर्मी से बचने के लिए इत्र लगाते हैं। गुलाब और गजा के फूलों की माला बनाकर खरीदकर सार तार हार मोल ले धरियत है। मोल लेकर अर्थात खरीद कर अपने घरों में रखते हैं या धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब, राज भोग काज साजियों संहारियत है। बासर का तात्पर्य है दिन, बराइवे का अर्थ है जलाने वाला। कवि कहते हैं ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता दारुण किरणें बरसाने लगते हैं जो सबको जला देती है। सेनापति कहते हैं ग्रीष्म से बचने के लिए सामान्य जनजीवन ही प्रयास नहीं करते, अपितु राज भोग काज साज यों संहार्यते, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने महलों को सजाने लगते हैं और स्वयं को ठंडा बनाने और ठंडक पाने के लिए जल यंत्रों, इत्र, गुलाब आदि की सार संभाल करने लगते हैं। कवि सेनापति ने इन पंक्तियों में ग्रीष्म की भीषणता का व्यापक रूप में वर्णन करते हुए बताया है कि जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो उसके प्रभाव से बचने के लिए जनजीवन में विभिन्न प्रकार के उपायों को प्रारंभ किया जाता है। अगला पद देखिए। देखे छिति अंबर, जले है चारी ओर छोर, तिर तरबर सब ही को रूप हरियो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है, दारुणी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी धन छाह चाही वोई चित धरियो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है ग्रीष्म ऋतु का, जिसकी तुलना कवि ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु से की है। कवि सेनापति ने इन पंक्तियों में ग्रीष्म की भीषणता और उससे त्राहिमाम संसार का वर्णन किया है। ग्रीष्म से छूटने वाला अधिक पसीना वर्षा ऋतु की झड़ी के समान बन गया है, जो ठंडी छाह मिलने पर ही कम हो सकता है। कवि ग्रीष्म के भीषण प्रभाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि देखे छिति अंबर, जले हैं चारी ओर छोर। ग्रीष्म में सूर्यदेव इतनी भीषण गर्मी बरसाते हैं कि क्षिति अंबर अर्थात पृथ्वी और आकाश जलने लगते हैं। चारी ओर छोर, चारों दिशाओं से जलते हुए से प्रतीत होते हैं। तिर तरवर सभी को रूप हर्यो है। कवि कहते हैं चारों दिशाएं भयंकर गर्मी के कारण जलती हुई सी प्रतीत होती है। धरती के हरे भरे छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे अपना रूप खो बैठते हैं। पेड़ पौधों के हरे भरे पत्ते भीषण गर्मी से जलकर गिरने लगते हैं और वृक्ष सूखकर तिनके के समान हो जाता है। तिर तरबर सभी को रूप हर्यो है। तिर का तात्पर्य है तिनका और तरबर वृक्ष को कहते हैं। भीषण गर्मी सभी के
रूप का हरण कर लेती है, फिर वो चाहे तिनका हो या वृक्ष, और वृक्ष भी सूखकर तिनके के समान हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य ने उनके रूप सौंदर्य का हरण कर लिया हो। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। कवि कहते हैं, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। ज्येष्ठ आषाढ़ की जला देने वाली भीषण गर्मी में शरीर से इतना पसीना छूटता है कि एक पल के लिए भी सूख नहीं पाता। पसीने के निरंतर बहने को देखकर ऐसा लगता है मानो भाद्रपद के शुक्ल महीने में मेघ भीषण वर्षा कर रहे हों और वर्षा की झड़ी सी लग गई हो। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। और ऐसे दारुण समय में जलते शरीर पर कभी कभी आसमान में उठने वाले बादल और ठंडी पवन मानो पानी का छिड़काव करते हुए से प्रतीत होते हैं। दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी धन छाह चाही वोई चित धर्यो है। भीषण गर्मी में सूर्यदेव दारुण स्वरूप में क्रोधित होकर, दारुण का तात्पर्य है भयंकर, भयंकर रूप में क्रोधित होकर जलने लगते हैं, जिससे नदी, तालाब, नालों सभी का पानी सूख जाता है। और पानी सूख जाने से नदियाँ भी मानो सुख पाती हैं। दारुण तरनी तरी नदी सुख पावे सब। पानी सूख जाने से नदियाँ इसलिए सुख पाती हैं कि चलो बहने से मुक्ति मिली। ग्रीष्म की इस भयावहता से छुटकारा पाने के लिए लोग घनी ठंडी छाया ढूंढते हैं और ठंडी छाया पाकर आराम करने की इच्छा रखते हैं। सीरी घन छाह चाही वोई चित्त धर्यो है। और जहाँ उनको ठंडी छाया मिल जाती है वे वहीं पर आराम करते हैं। दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही वोई चित्त धर्यो है। दारुण का तात्पर्य है भयंकर। भीषण ग्रीष्म में सूर्यदेव अपने दारुण स्वरूप में क्रोधित होकर जलने लगते हैं, जिससे कि तरे नदी सुख पावे सब। नदी, नाले, तालाब इन सभी का पानी सूख जाता है। पानी सूख जाने से नदियाँ भी सुख की प्राप्ति करती हैं। सुख की प्राप्ति बच्चों इस रूप में करती हैं कि चलो बहने से मुक्ति मिली। सीरी धन छाह चाही वोई चित्त धर्यो है। सीरी का तात्पर्य है ठंडी। ग्रीष्म की भयावहता से छुटकारा पाने के लिए लोग घनी ठंडी छाया ढूंढते हैं और वे घनी ठंडी छाया पाकर आराम करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जूं, ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। सेनापति अपनी कविता की चतुराई की स्वयं प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि देखो मैंने मेरी कविता में
कि एक ही पद में ग्रीष्म की भीषणता को वर्षा के समान भीषण कर दिखाया है। ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। इन पंक्तियों में कवि सेनापति का प्रकृति चित्रण, अद्भुत प्रकृति चित्रण दिखाई देता है कि उन्होंने एक ही कवित्व में ग्रीष्म ऋतु की भीषणता को वर्षा के समान करके दिखाया है। बच्चों, ग्रीष्म की भयंकरता, दारुणता और सूर्य के क्रोध से गर्मी बरसाने का प्रभावी चित्रण कवि सेनापति ने इन पंक्तियों में किया है। ग्रीष्म से निकलने वाले पसीने में वर्षा की झड़ी लगाने का वर्णन बहुत ही प्रभावी और रीति काव्य के अनुरूप बन पड़ा है। ग्रीष्म और वर्षा का संधि स्थल बड़ा ही मर्म स्पर्शी है। संपूर्ण पद में अर्थ श्लेष और शब्द श्लेष का सौंदर्य दिखाई देता है। श्लेष सेनापति का प्रिय अलंकार रहा है। नदी सुख पावे पद में विशिष्ट लाक्षणिक और व्यंग्यात्मकता है, क्योंकि पानी के अभाव में नदी सुख नहीं पाती है, अपितु सूख जाती है। मनहरण कवित्व छंद की रमणीयता संपूर्ण पद में देखी जा सकती है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है पंक्ति में उपमा अलंकार है। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण और आनुप्रासंगिकता दिखाई देती है। शैली वर्णनात्मक और आलंकारिक है। धन्यवाद।